नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें क्या होगा, जो करंट मुद्दे की जो पीडीएफ आती है या वो जो बुक आती है जिसमें क्या है सभी अच्छे क्वेश्चन जो कि भी सीजीएल द्वारा जो भी लेटेस्ट करवाए गए हैं 2019 से लेकर, उसमें सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, सीपी हो, या फिर आप दिल्ली पुलिस का भी देख सकते हैं, सिलेक्शन पोस्ट का भी देख सकते हैं, आईसीआर के भी, जो भी बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके सोल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, और परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज़ और समझ लो कि यहाँ पर मैं बेसिक वगैरह तो कुछ करवाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको वो प्रॉपर बैच लेकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप बेस्ट क्वेश्चन करके आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए, सब कुछ कर लिया। एक चीज़ समझो, जो भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आपके जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, उनको करना बहुत जरूरी है। नॉर्मल वे में नहीं, स्पीड में। क्या होता है कि अगर वो क्वेश्चन जैसे बेस्ट जो अच्छे क्वेश्चन दो आते हैं, अगर मान लो इजी क्वेश्चन आ गए, उनमें आपने अगर टाइम ज़्यादा लगा दिया तो फिर जो भी टफ क्वेश्चन आते हैं ना 2 से 3, उनको आप टाइम नहीं दे पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जैसे ये बेस्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं उनके पूरे पूरे आपको सॉल्व एक बार तो करना ही है। उसके बाद बेस्ट क्वेश्चन का रिवीजन करना है। इससे क्या होगा कि आपकी हैबिट में जो भी इजी क्वेश्चन है वो भी रहेंगे। अगर आप जैसे अच्छे क्वेश्चन सारे कर लेंगे तो इजी वाले क्वेश्चन तो आप छोड़ दे रहे हैं। अब इजी छोड़ दे रहे हैं, आप कर लेंगे लेकिन बिना पेन चलाए नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ये समझ लो। यानी कि ये जरूरी नहीं कि आपने बेस्ट क्वेश्चन कर लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन हाँ, अगर जिसने अच्छे से पीवाईक्यू कर रखा है ऑलरेडी 1-2 बार, उनको जरूर से जरूर इस पर काम करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये सीरीज लाई जा रही है जिसमें आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सीजीएल के ही 3000 अच्छे क्वेश्चन कर लिए बाकी रह जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हम सारे के कर ले रहे हैं भाई, चाहे सीजीएल हो, सीपी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, आईसीएआर हो, सभी के अच्छे क्वेश्चन कर ले रहे हैं। बाकी जो भी आप, जैसे ये बुक एक बार कंप्लीट कर दी, 2 से 3000 क्वेश्चन है, एक बार कंप्लीट कर ली। अब ऐसा नहीं बार बार इसी को किया जाएगा, इसके बाद एक बार तो हम सारा कंप्लीट कर लेंगे 2023 तक। इसके अलावा जो बाद में पेपर होते रहेंगे उनकी सीरीज पूरी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उसके जो भी 50 से 60 बेस्ट क्वेश्चन होंगे या 100 होंगे, जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको कंटिन्यू करते रहेंगे। एटलीस्ट एक बार ऐसा कंपाइलेशन हम लोगों के पास हो जाएगा जिससे हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन करने हैं। और फिर एक बार तो पूरे पूरे सभी सेट करने हैं। आप ये मत सोचना कि बेस्ट क्वेश्चन कर लिया आपकी बस काम हो गया, मैथ में और कुछ नहीं करना। भाई एक चीज ध्यान रखो, जो क्वेश्चन इजी आते हैं ना 20 से 22, उनको अगर आप फास्ट नहीं कर पाएंगे, जो भी 3 क्वेश्चन टफ आते हैं, प्री की बात मैं कर रहा हूं, तो आप वो कैसे कर पाओगे? ये बात समझो, जो भी इजी क्वेश्चन है उनको आपको फास्ट अप्रोच आनी चाहिए। और देखो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि बेस्ट क्वेश्चन मतलब सारे टफ सवाल है, तो इतना टफ पूछा नहीं जाता है। इसमें वो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो जनरली पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, यानी कि इसमें इजी क्वेश्चन भी होंगे। बस उनका क्या होगा, जैसे 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, आपको वो बार बार नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। आपने क्या किया, जैसे मान लो हर शिफ्ट में सेम तरीके के 4 सवाल पूछे गए, मतलब जैसे फर्स्ट शिफ्ट में सेम आया, सेकंड में भी सेम आया, आपने वही सवाल अगर 4 से 5 बार कर लिया तो आपका क्या होगा कि स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, आप स्टेप्स कटिंग करने लगेंगे। मेन चीज कैलकुलेशन में होती है स्टेप्स कटिंग करना। कैलकुलेशन का तो एक पार्ट अलग होता है, एक स्टेप्स कटिंग अलग चीज होती है। आप मान लो 100 बराबर 400 लिख रहे हैं, फिर आपसे 500 बराबर पूछ लिया, वो अलग कर रहे हैं। एक होगा 100 बराबर 4 गुना, और 500 को भी 2000 टिक करके आगे बढ़ जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो बेस्ट क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि उनकी प्रैक्टिस कम हो पाती है। अब क्या है, पूरे जैसे 1000 सवाल लगाए पीवाईक्यू की, तो उसमें से अच्छे क्वेश्चन का कंपाइलेशन हम लोगों के पास अलग से रहेगा, तो वहां से मिल जाएगा। पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। देखो वैसे भी उन जिसकी करंट मुद्दे की पीडीएफ है वो ऑलरेडी पब्लिक में शेयर की गई है। ठीक है, बाकी चैप्टर वाइज मैं भी शेयर कर दूंगा, तो आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में रहेगी, वहां से उसको निकाल लेना। ठीक है, और कोशिश ये करना, जैसे आप काफ़ी लोग कहेंगे कि सोल्यूशन पीडीएफ भेज दो, ठीक है मैं भेजूंगा। मैं तो आपने देखा होगा टेलीग्राम पे सभी के भेज देता हूँ। वो उसके पीछे मत भागा करो, आप खुद से ट्राई करो पहले तो, उसके बाद उसके पीछे भागो। वो रिवीजन के लिए यूज की जाती है, ना कि आप शुरुआती उसी से करने लगते हैं कि वो सामने रहेगा, नहीं आया तुरंत कैलकुलेशन कर ली, तुरंत सोल्यूशन देखा, काम हो गया। इससे कुछ कोई फायदा नहीं होगा। आपको
खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे अगर प्रैक्टिस करने से आपके नंबर अच्छे आ जाते तो भैया हर कोई एक दूसरे को हायर कर लेता, भैया तुम मेरी प्रैक्टिस कर दो, काम खत्म हुआ। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन का कह रहा हूँ, और कंपटीशन तो आपको पता ही है, आपको 70 से 80% नंबर लाने होते हैं, फिर भी ये डाउट रहता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का, जिसमें 1 से 20 क्वेश्चन रहेंगे। हम लोगों के पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, एक बार मैं करवा दूंगा, मेरे साथ साथ जितने भी करवाऊं मैं, 1 से 20 क्वेश्चन डेली करवाऊं या 25 करवाऊं, डेली करते चलना। आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम बचेगा कि आप खुद से भी कर सकते हैं। 1 से 2 बार अगर बुक कर ली ना आपने पूरी, उसके बाद क्या होगा, अपने आप आपकी स्टेप्स कटिंग होगी और कम टाइम में आप रिविजन भी कर पाएंगे। ठीक है, और बहुत लंबा जाने वाला है, ऐसा नहीं कि 2000 क्वेश्चन 1 दिन में या 2 दिन में 10 दिन में खत्म कर दिया। ये वीडियो लंबे रहेंगे, शुरुआत में तो आप बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसके बाद कम होने लगेंगे धीरे धीरे लोग, लेकिन जो बना रहेगा उसको प्रॉफिट होगा, जो नहीं बना रहेगा प्रॉफिट उसको भी होगा, लेकिन लेट होगा, क्योंकि उसको करना तो पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। बाकी कमेंट जरूर आना चाहिए, जो भी आपका सजेशन होगा उसको भी लिया जाएगा। ठीक है, चलो फिर देखो, पहला सवाल है, कह रहा है यदि 120 से x% कम करने पर 40 में x% की वृद्धि के समान परिणाम मिलता है, तो 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना परसेंट कम है। अब यहाँ पर मेन बात आती है x% का निकालने का। अब देखो, जब स्टार्टिंग करोगे तब कैसे लिखोगे, 120 से x% कम यानी कि 100 माइनस का x बटे में 100 लिखोगे, बराबर में करोगे 40 में x% की वृद्धि यानी कि 100 प्लस का x बटे में 100 करोगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, ये तो 4 तियां 12 हो गया, यानी कि 3 बटे में 1 बराबर में 100 प्लस का x अपॉन में 100 माइनस का x हो गया। अब यही सवाल अगर 2 से 3 बार कर लोगे ना, तो जो ये स्टेप्स लिखी ना, ये डायरेक्ट आप लिख लोगे, ये सब आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन कब, जब सवाल 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तब, क्योंकि सवाल पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि इसकी डिमांड क्या है, ये चाहता क्या है। अब यहाँ पर कंपोनेंट एंड डिविडेंड हो, 3 1 4, 3 से 1 गया 2 बराबर में 100 बटे में x हो गया, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, x बराबर कितना आ गया, 50% आ गया। तो देखो कह रहा था 210 का 50%, 180 के 70% से कितना कितना परसेंट कम है। तो ये 0 से 0 चला गया, ये 0 इससे चला गया, ये 0 इससे चला गया, इधर करेंगे 3 7 21 हो गया, 3 6 18 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी कि 5:6 आया। इससे कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, बटे में 6 गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 2 3 6 2 5 10, यानी कि 16 से 2 बटे में 3%। समझ में आ गई। तो आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करना कि स्टेप्स कटिंग होने लगे। और ये परेशान बिल्कुल मत होना कि बहुत ज़्यादा कुछ टफ है, टफ कुछ भी नहीं है, बस अच्छे क्वेश्चन है। अगर जो रिपीटेड बार बार पूछे जाते हैं उनके 1 से 2 क्वेश्चन लिए गए, ना कि उसमें भर भर के 10 क्वेश्चन नहीं। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल देखो, कह रहा है जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि आय में 60% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, वस्तु में इतने % की कमी की गई, वस्तु के मूल्य में और बिक्री में, यानी कि देखो अगर प्राइस और बिक्री की बात करें, दोनों एक दूसरे के कनेक्टेड होते हैं। भाई प्राइस अगर 100 रुपए है, बिक्री अगर 20% बढ़ गई तो उसी हिसाब से तो वो चला होगा, यानी कि दोनों प्रोडक्ट वाले सवाल हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों किससे बने होंगे, A+B वाले फार्मूले से बने होंगे। अगर उससे नहीं समझ में आ रहा तो सक्सेसिव से कर लेते। भाई 20% की कमी का मतलब हो गया 1/5, तो 5 की चीज 4 हो गई। दूसरी कंडीशन में ये हम मान लेते कि A से B हो गई, यानी कि A से इतने की वृद्धि होने के बाद B बन गई। ये ओवरऑल 60% की वृद्धि, यानी कि 20 तियां 60, 20 पंजे 100, यानी कि 5 से कितना हो गया, 8 हो गया। भाई 5 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 5A से हमारे हिसाब से 4B चीज हो गई, लेकिन क्वेश्चन में 5 से 8 हो गई, यही तो कह रहा था। तो 4 दूनी 8 हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल, यानी कि B/A 2 बटे में 1 हो गया, कितना बड़ा, 1 बड़ा, किससे बड़ा, 1 से बड़ा, गुणे में 100 हो गया, यानी कि कितने हो गई, 100%। यही हमारा आंसर। अगला सवाल, अब देखो इस सवाल को हम पढ़ते हैं। एक वस्तु के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों के बीच अंतर इतने रुपए है तो दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य का 40% क्या होगा। अब यहां से समझो,
अगर मान लो कि हमारे पास प्राइस अगर x रहा होता तो यहाँ पर अगर दूसरे पहले वर्ष का 6/5 हो जाता भाई, 20% वृद्धि मतलब 1/5, यानी कि 6/5 हो गया, 5 से 1 बढ़ गया। फिर लिखते दूसरे वर्ष का 6/5, फिर तीसरे वर्ष का 6/5, और फिर तीसरे और चौथे का अंतर दिया गया था। अंतर कितना होता था? 6 और 5 का अंतर 1/5, इसी का मान दिया गया था 259.20। हमें निकालना था दूसरे वर्ष के अंत में, यानी कि x इंटू में 6/5 इंटू में 6/5, ये दूसरे वर्ष के अंत में हो गया। इसका 40% मतलब 2/20, दूनी 40, 20×5 100, यानी कि 2/5 का मान निकालना था। यानी कि ये तो दोनों जगह सेम हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो 259.20 इंटू में 25/6, ये 25 कहाँ से आ गया? ये ऊपर चला गया, ये 6 नीचे आ गया, यानी कि इस वाले टर्म का हमने मान निकाल लिया। अब कैलकुलेशन जो करते, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था? 2/5 हो गया था, तो इसका 2/5 हमको और करना पड़ेगा। अब क्या बचा है? कैलकुलेशन बची है, बस कर लेते हैं भाई। देखो 25 हो गया, ठीक है, 5 दूनी 10, तो 0 से पॉइंट चला गया, इसका तो कोई मतलब नहीं बना, ये चला गया। अब उससे अब 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24, एक बचा, 6 3 18, 6 दूनी 12, आंसर आ गया। अब ये चीज समझ गए ना? देखो हुआ क्या है, जैसे मान लो अगर लिखते 6/5, 6/5 और 6/5, ये 3 साल का आ गया। 4 साल का लिखते तो 6/5 इंटू में 6/5 इंटू में 6/5, ये इक्वेशन बन जाती 2, ये बन जाती 1। ये देखो ये 3 साल का, इसमें एक और आ जाएगा, ये 4 साल का हो गया। अब 2 में से अगर हम 1 घटाते तो यही वाला बनता जाके, तो उस चीज को हमें डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है। स्टेप्स कटिंग बहुत जरूरी है। आपको देखो अगर चीज समझ जाओगे ना, स्टेप्स कटिंग अपने आप करने लगोगे, लेकिन होती तभी है जब एक सवाल कम से कम 4 से 5 बार अपने हाथ के नीचे से निकल जाए, नहीं तो स्टेप्स कटिंग नहीं हो पाती, और प्रैक्टिस से ही होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी कैलकुलेशन में, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% एक अनाथालय को दान करने का फैसला किया। दान के दिनों उसने अपना निर्णय बदल दिया और 4800 रुपए की राशि दान कर दी, जो कि उसके द्वारा पहले तय किए गए का 80% के बराबर थी। उसकी मासिक आय का 27% क्या होगा? अब देखो 27% का मतलब हो गया 27/100, यानी कि 9 का मल्टीपल हम कहीं देख सकते हैं, बिल्कुल। तो देखो यहाँ से अगर करेंगे, ये 9 का मल्टीपल है, 5 3 8 1 9, ये भी मल्टीपल है। ये करेंगे तो 4 3 7 हो गया, 7 2 9, ये भी हो गया, यानी कि सभी मल्टीपल आ रहे। तो हमें पूरा पूरा करना पड़ेगा। एक तरीका हो गया, हम चेक कर सकते थे। अब कह रहा था मासिक आय का 12% एक अनाथालय को दान करने का फैसला किया। मासिक आय हमने ये मान ली, उसका 12% फैसला किया, लेकिन बाद में क्या हुआ? उन्होंने 4800 दान कर दी, लेकिन जो पहले तय की थी उसकी 80% के बराबर थी। पहली तय कितनी की थी? इतनी। इसका 80% अगर हम करेंगे तो ये बराबर में हो गया 4800, ठीक है। 12 चौक 48 हो गया, 0 से 1 0 चला गया, 8 पन्ना 40 हो गया, x बराबर हो गया 5 इन 2 3 4, ठीक है। इसका हमें 27% निकालना था। 0 से 0 चला गया, 27 पंजे 135, डबल 0, ये हमारा आंसर। अगला सवाल देखो, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में इतने की वृद्धि और दूसरे वर्ष में इतने की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी थी तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? x थी, यानी कि 551248 अपॉन में हो गया हमारे पास 105 की वृद्धि। 4 की कमी का मतलब हो गया 96, गुणे में 100 और गुणे में 100 हो गया, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो गया, इधर 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया, 7 तिया 21 हो गया, इधर करेंगे तो 7 छक्का 7 7 49, 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49 और 9 6 बचा, 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा, 7 8 56 हो गया, 5 बच गया, और 7 7 49 3 हो गया, फिर 7 3 के 7 चौक 28 4 हो गया, 7 छक्का 42, 7 चौक 28 हो गया। 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 छक 18, 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौकू 12, 2 बच गया, और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 हो गया, ठीक है। और बटे में हो गया 96, गुणे में हो गया 20 और गुणे में हो गया 100। इधर करेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 चौकू 16 हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो 4 छंग 24 हो गया, या तो 8 तिया 24 कर लो, ठीक है। 8 तिया 24, 4 बच गया और 2 बच गया, सॉरी। फिर 8 एकम 8 दूनी 16, 6 बच गया, 8 2 64, 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो गया, गुणे में 5 हो गया, और गुणे में 100 हो गया, बटे में हो गया 3। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 नेम 27 हो गया, 1 बचा, 3 तिरका 9, 3 7 21, गुणे में 5, गुणे में 100 हो गया।
आंसर जैसे ही 100 आपके पास बचा है ना, आंसर लगा दो। रीजन क्या है भाई, 200 चाहिए ही चाहिए, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें। ठीक है, कैलकुलेशन थी, बहुत आसान था। अगला सवाल, एक परीक्षा में श्रेया ने गणित में 90 में से 84, विज्ञान में 50 में से 45, कंप्यूटर विज्ञान में 25 में से 23 और अंग्रेजी में 80 में से 68 अंक प्राप्त किए। श्रेया ने किस विषय में सर्वाधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए? अब इनका क्या करना पड़ेगा, देखो 84 प्राप्त किए किस में से, 90 में से, 50 में से 45, ठीक है, फिर किए 23 25 में से, फिर किए 68 80 में से। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन रही। अब यहाँ पर देखो, कोई भी एक टर्म बराबर कर लो या तो डायरेक्ट भाग कर लो, जिस जो भी आसान लगे। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर 25 चौकू 100, इधर भी किया तो 23 चौकू 92 हो गया, यानी कि 0.92 आ गया। यहाँ पर करेंगे तो देखो, अगर हम यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दें, यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दें तो 45 दूनी 90 हो गया, यानी कि 0.90 हो गया। यहाँ पर देखो 9 है, यानी कि इधर करने 9 ने 81 हो गया, 81 किया तो बचा 3 बचा, यानी कि 9 27 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तब, यानी कि 0.93 आ गया। इसको करेंगे तो 8 64 हो गया, 8 64 हो गया, बचा कितना 4, 8 पन्ने 40 हो गया, यानी कि 0.85 हो गया। अब वो पूछ रहा था सर्वाधिक प्रतिशत अंक, सर्वाधिक किसका आ गया मेरे पास, ये आ गया, यानी कि फर्स्ट वाला गणित था, तो आंसर क्या हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। अगला सवाल, संख्या में पहले 16% की वृद्धि हुई, फिर 14% की वृद्धि हुई, इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 30% की कमी की जाती है। मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी परसेंटेज क्या है? अब देखो, ये एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस का b प्लस माइनस, ऐसे कर लो, प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100, तो इसी से करते हैं। लेकिन ये 2 के लिए होता है, तो हम सबसे पहले 16 और 14 के बीच में कर लेते हैं, दोनों में वृद्धि हो रही है, यानी कि 16 प्लस का 14 प्लस का 16 गुणे में 14 बटे में हो गया 100। अब देखो, कैलकुलेशन आपको स्टेप्स कटिंग कैसे करनी थी, इसमें हम 16 14 को पहले ही ऐड करके लिख लेते और इनका गुणा करके डायरेक्ट हमें करना था। इनको जोड़ेंगे तो ये 30 हो गया, इधर करेंगे 14 छंग 84 हो गया, हासिल लगा 8 हो गया, 14 एकम 14 और 8 22 हो गया, यानी कि पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद। तो टोटल ऑलमोस्ट 32.24% की क्या हुई, वृद्धि हुई। फिर करा था 30% की कमी की गई, अब इसके साथ क्या ले लेते 30%, यानी कि इन दोनों में लगाएंगे तो 32.24 माइनस का 30 हो गया, माइनस का करेंगे तो 30 गुणे में 32.24 बटे में क्या हो गया 100 हो गया। अब इसी को सॉल्व करना था, हमारा आंसर आ जाना था। भाई थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन मिलेगी, जब बेस्ट क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करवाएगा ना, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल हलवा मिल जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 2, ठीक है, इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 3 चौकू 12 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, यानी कि पॉइंट आ जाएगा 2 3 के बाद, क्योंकि 2 के पहले ऑलरेडी था, एक नीचे 10 था। इनका डिफरेंस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 7.672 आ जाएगा, यानी कि डिक्रीज होगा कितना 7% समथिंग। ठीक है, अगर मान लो 8% होता है यहाँ पर लिखा होता तो शुद्ध निकटतम तक 8% आंसर हो जाता। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 से बड़ा लिखा हुआ है, छोटा लिखा हुआ होता तब क्या होता है 7 ही रहता है, जब 5 से बड़ा होता है तो क्या करते हैं, एक राउंड ऑफ करके बढ़ जाता है। अगला सवाल, यदि पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि होती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल अतिरिक्त 12% खर्च करने का इरादा रखती है, तो उसे खरीदे गए पेट्रोल की मात्रा में कितने % की कमी करनी चाहिए? देखो, पहले 100 था, 19% की वृद्धि का मतलब 119 हो गया, लेकिन वो कितना चाहती है 12%, यानी कि 112, तो उसे कितना कम करना पड़ेगा, 9 से 2 गया तो 7 हो गया, किस पर करना पड़ा 119 पर, गुणे में कर देंगे 100, 17 सत्ते 119 हो गया, यानी 17 पना कितना हो गया, जैसे 100 बटे में 17 आया, 17 पना 85 हो गया, बचा कितना 15, 15 बचा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 17 ने में 17 8 136 हो जाएगा, 17 ने में 153, 17 8 136, 5.8 आया है। अब राउंड ऑफ करेंगे तो 6% हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 से बड़ा लिखा है, इसलिए आंसर 6। यही चीज हम पिछले सवाल में अभी आपको समझा रहे थे, तो ये ध्यान रखना, पता लगे जल्दबाजी में आंसर लगा दिया फिर आंसर ही नहीं मिल रहा है। अगला सवाल, चीनी के दाम में 18% का इजाफा हुआ, एक व्यक्ति व्यय में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, दशमलव स्थान तक सही कितने % तक उसे अपनी खपत कम करनी चाहिए? सेम सवाल हो गया भाई, 18% का हुआ, लेकिन वो चाहता कितना है भाई 12%, तो यहाँ से करेंगे तो 6 बटे में 118 हो गया, गुणे में 100 हो गया,
तो इधर करेंगे 2 तियां 6, 2 पंजे 10, 2 में 18, यानी कि 300 बटे में 59 आया। अब कटना तो है नहीं किसी से, तो हमने सीखा हुआ है बचपन से ही ये वाला तरीका। ऑप्शन का सारा लेंगे, सबसे बड़ा ऑप्शन में क्या लिखा है, 6 लिखा है। अब पूरा एग्जैक्ट तो आना नहीं है, तो ये तो हटा ही दो, क्योंकि पॉइंट में तो आना ही आना है। अब डायरेक्ट 5 का गुणा करो, 5 ने 45 हो गया, हाथ से लगा 4, 5 25 हो 4 29 हो गया, 10 से 5 गया 5, यानी कि यहाँ पर बच कितना गया 95, 5 ही बचा है, बात खत्म हो गई। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, लेकिन इससे कोई फायदा हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा देंगे। अब तो यहाँ पर अच्छा हाँ जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे तो 8 ने 72, 8 पन्ना 40, लगभग 8 बार चला जाएगा, यानी कि 5.08 समथिंग आ जाएगा, जिसे राउंड ऑफ लिख के क्या लिख सकते हैं, 5.1% समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अमन की वार्षिक आय में 20 लाख रुपए की वृद्धि हुई, लेकिन उसे आय पर जो कर देना है उसे 20% से घटाकर 16% कर दिया गया। अब वह पहले की तरह ही टैक्स चुकाता है, उसकी नई कुल आय क्या होगी। देखो पहले अगर एक्स था तो उसे क्या किया गया, 20% टैक्स देना था, कितना 20%। अब वृद्धि हो गई कितने की, 20 लाख की वृद्धि हो गई, ठीक है। लेकिन अब कर कितना हो गया, 16%। लेकिन दोनों कंडीशन में क्या था, कर समान था, वो ये कहना चाह रहा है। यानी कि इधर करेंगे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, इधर 4 पंजे 20 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया, 20 चौकू 80 लाख हो गया। समझ में आ गई होगी बात। नई कुल आय, नई बात देखो 80 लाख प्लस का 20 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100 लाख, ठीक है, आसान था। अगला सवाल कह रहा है, एक से बड़ी संख्या के संदर्भ में स्वयं और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर स्वयं और उसके व्युत्क्रम के योग का 25% है, संख्या का चौथा घात उसके वर्ग से कितना % अधिक है। देखो स्वयं और उसके व्युत्क्रम का अंतर कह रहा था, स्वयं और उसके व्युत्क्रम का योग का 25% है। 25% मतलब 1/4, यानी कि 4/1, x प्लस का 1/x अपॉन में क्या हो गया, x माइनस 1/x हो गया। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, 4 प्लस का 1 अपॉन में 4 माइनस का 1 हो गया, x प्लस का 1/x प्लस का x माइनस 1/x हो गया। एक बार घटा देंगे तो x प्लस का 1/x माइनस का x प्लस का 1/x हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 5/3 हो गया, और हो जाएगा x अपॉन में 1/x हो गया। क्योंकि ऊपर भी 2x आएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x² बराबर में 5/3। अगर पावर में 4 करेंगे तो x पावर 4 बराबर 25/9 हो जाएगा। इनका रेशियो बना लेते हैं 25/9, यानी कि 5/3, 3 तिरका 9 हो गया, 5 25 हो गया। इसको लिख सकते हैं 5:3, यानी कि बड़ा कितना 2, 2/3 00, यानी कि 66 से 2/3, यानी कि 66.7% आंसर आ जाएगा। देखो कंपोनेंट और डिविडेंडो फिर से बता देता हूँ कि होता क्या है इसमें। जैसे मान लो a अपॉन में b बराबर में c अपॉन d लिखा है, तो एक बार तो जोड़ देते हैं, एक बार में घटा देते हैं, बराबर में हो जाएगा, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। इसमें क्या होता है, इससे इस पर भी जा सकते हैं और इससे इस पर भी आ सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल जो कह रहा है, यदि x माइनस वाई का 60% बराबर इतना दिया गया है, तो y बराबर x का k% है, तो k का 21% क्या होगा। देखो परसेंटेज से ये परसेंटेज चला गया, 15 चौकू 60 हो गया और 15 तियां 45 हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस का y अपॉन में x माइनस का y, 4/3। अच्छा कंपोनेंट एंड डिविडेंडो पता तो है ना, सबको पता लगे मैं लगाता जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। क्या करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, और इधर हो जाएगा c प्लस का d अपॉन में c माइनस का d। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है क्या, कि इससे ये भी जा सकते हैं और नीचे वाले से हम ऊपर वाले पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपोनेंट और डिविडेंडो से x अपॉन वाई अपॉन में 4 प्लस का 3, और इधर हो जाएगा 4 माइनस का 3, यानी कि x बटे में y बराबर में 7 बटे में क्या आ गया, 1 आ गया। कह रहा था y बराबर में ये लिखा हुआ था, यानी कि इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो y अपॉन में x बराबर में हो जाएगा k%। समझ में आ गई बात, यानी कि y का मान 1/7 बराबर में k% हो गया। अब एक चीज समझो, हमसे जो पूछा गया है इसको ये भी तो लिख सकते हैं, k% का 21, ये भी तो लिख सकते। तो k% का मान क्या है, 1/7 गुणे में 21 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। अगला सवाल कह रहा है, जब चीनी की कीमत में 28% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने प्रति माह खपत कम कर दी, ताकि चीनी पर खर्च पहले की तुलना में केवल 12% अधिक हो।
यदि परिवार प्रति माह 18.4 किलोग्राम चीनी का सेवन करता है तो प्रति माह चीनी की उसकी नई खपत क्या होगी। तो देखो खपत क्या, पहले 100 मान लो, 28% की वृद्धि हुई, 128 हो गया। अगर उसको 112 रखना है तो कितना कम करना पड़ा इससे भाई, इससे 100 था पहले, 128 बढ़ा 112 रह गया, 8 से 2 गया 6 हो गया, 2 से 1 गया 1, यानी कि इतना हुआ। परसेंटेज में करेंगे तो कितनी खपत में कमी करनी पड़ेगी, 16 अट्ठे 128, यानी कि 12.5% की हमें कमी करनी पड़ेगी। लेकिन कह रहा था यदि परिवार प्रतिमाह इतने किलोग्राम चीनी का सेवन करता है तो प्रतिमाह चीनी की उसकी नई खपत क्या होगी। भाई नई खपत क्या होगी, पहले 18.4 था, अब 12.5% का मतलब 1/8, ये क्या हुआ, ये कम की गई, यानी कि 8 से 1 कम करेंगे तो 7/8, 8 दूनी 16 हो गया, 8 तियां 24 हो गया, 23 सत्ते 161 हो गया, यानी कि 16.1 kg ये नई खपत रही होगी। बात समझ गए ना। देखो हम, मैं बेसिक नहीं करवा रहा हूं, मैं फिर भी बोल रहा हूं, ठीक है। आपको थोड़ा सा आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए तभी समझ में आएंगी चीजें। यदि ए बी से 48% अधिक है और सी ए और बी के योग से 60% कम है तो ए सी से कितना परसेंट अधिक है। तो देखो ए और बी 48% अधिक है तो 148 हो गया। इधर कह रहा था सी ए बी के योग से, ए बी का योग से कितना हो गया 248, यानी कि इसको लिख सकते हैं 248। 60% कम का मतलब कितना रह गया 40%, यानी कि ए और सी से हमें करना था तो 148, 248 गुणे में 40 भट्टे में 100 हो गया, यानी कि ये 0 से 0 चला गया। इधर करेंगे तो 4 तियां 12, 4 सत्ते 28 हो गया। इधर करेंगे तो 2 पंजे 10 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 हो गया। अब 5 सत्ते 35 हो गया, 5 तियां 15 और 3 18 हो गया, इधर 124 हो गया। कितना परसेंट ए सी से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक हुआ, 5 से 4 गया 1, 8 से 2 गया 6 बटे में 124 हो गया, गुणे में 100 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन का सारा लो, सबसे बड़ा क्या है 5 है, 5 का गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, देखो ज्यादा आ गया भाई। 124 में अगर 5 का गुणा करते हैं तो 5 चौको 20 हो गया, 12 पंजे 60 और 2 62, 61 से ज्यादा आ गया, यानी कि 2 ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास ऑटोमेटिक यही बचे हैं 49 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि अगर हम डायरेक्ट करना चाहें 124 से 6100 से भाग करेंगे तो ये 4 बार जाएगा, तो 4 चौकू 16 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 12 चौक 48 और 1 49 हो गया। 10 से 6 गया तो 4 बच गया, और इधर बचा 10 से 9 गया तो 1 हो गया, और 5 से 4 गया 1 हो गया, उतारा लिया 0। फिर 9 बार जाएगा क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं, तो 9 चौक 36 हो गया, हाथ से लगा 3 हो गया, 12 ने में 108 और 3 111 हो गया। 10 से 6 गया तो 4 हो गया, 3 से 1 गया तो 2 हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो देखो यहाँ पर लगभग 2 बार चला जाएगा, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, तो आंसर हमारे पास सेकंड। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी तो आसान था। अगला सवाल, ए बी से 80% अधिक है, सी ए और बी के योग से 48 से 4/7% कम है, सी ए से कितने परसेंट कम है। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम सवाल है इसी की तरह, ठीक है। तो ये दो सवाल हो गए, इसको आपको खुद से आपको ट्राई करना है, कमेंट में इसका आंसर भी लिखना है। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं एक हार्ट दे दूंगा, यानी कि उसका लाइक कर दूंगा। तो आप इस चीज को खुद से करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने वाला है। अगला सवाल, अनुजा के पास संपत्ति का 66 से 2/3% हिस्सा है, यदि उसके स्वामित्व की संपत्ति का 30% मूल्य इतना है तो संपत्ति के मूल्य का 45%। भाई इसको क्या लिख सकते थे 2/3, यानी कि टोटल संपत्ति 3x है तो उसके पास 2x है, यानी कि 2x का 30% बराबर में हो गया कितना 125, 123 हो गया, यानी कि 0 से 0 चला गया तो x बराबर क्या हो जाएगा 125 0 0 अपॉन में 6 इंटू में 10 हो गया। अब हमें टोटल निकालना था तो 3 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ, अब इसी का तो 45% निकालना था भाई, 45%, यहाँ से आंसर आ जाना था। 2 0 यहाँ से चले गए, इधर करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। अब एक चीज तो समझ में आ गई, हमारे पास बचा क्या 1250 इंटू में 5 इंटू में 45। अब हमें एक चीज तो पता आ गई, लास्ट में 5 ही उसके साथ 1 0 आएगा, तो ये हटा दो ये हटा दो ये हटा दो, आंसर लगा दो। ठीक है। अगला सवाल, यदि 110 को x% से कम करने पर 50 में x% की वृद्धि के समान परिणाम मिलता है तो 650 का x% 180 के इतने परसेंट से कितना परसेंट अधिक है। तो देखो इस टाइप का एक सवाल हम कर चुके हैं, अब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 11/5 और 100 प्लस का x अपॉन में 100 माइनस का x हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं 11 और 5 16 हो गया, 11 से 5 गया तो 6 हो गया, बराबर में 100/x हो गया,
यानी कि लिख सकते हैं 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया। इधर करेंगे तो ये 25 हो गया, यानी कि x बराबर में 75/2% आ गया। अब इसमें भी जो भी स्टेप्स और कटिंग कर सकते हो और स्टेप्स कटिंग करने की कोशिश करना, ठीक है। 650 का 75/2 यानी कि इंटू में 100 हो गया, और फिर 180 ये हो जाएगा x यानी कि 75/2 प्लस का 20, और ये हो जाएगा 20 दूनी 40 हो गया। 40 इधर करेंगे तो ये 180, पहले तो यहाँ से कर लो, 25 तियां 75, 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि 650 गुणे में 3 बटे में क्या हो गया 8 हो गया। इधर रेशियो बनाएंगे तो 5 और 7 4 11 बटे में 2 इंटू में 200 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 180। तो यहाँ से 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे 5 2 7 हो रहा, वहां से कुछ होगा नहीं, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तियां 15 हो गया। इधर करेंगे 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है। इधर करेंगे तो 3 छक 18 हो गया, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 25 हो गया, 5 छक्का 30 और 2 32 हो गया। इधर करेंगे तो 23 छक्का 168 हो गया, सॉरी 138 हो गया। अब कह रहा था कि कितना परसेंट अधिक है, इससे कितना परसेंट अधिक है, यानी कि हम यहाँ से देखेंगे तो 15 से 8 गया तो 7 हो गया, यहाँ 11 बचा, 11 से 3 गया 8, 2 से गया 1 बचा, यानी तो इसको लिख सकते हैं 187 बटे में 138 और गुणे में हो गया 100। अब 2 छक्के 12 हो गया, 2 ने में 18, 2 पंजे 10। अब ये देखो पूरा पूरा तो कट नहीं रहा। अब ऐसे ही सवालों में दिक्कत होती, क्या लगता है कि ऐसा ना हुआ हो कि कहीं गलत हो गया हो, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं कि दशमलव एक स्थान तक या राउंड ऑफ करके लिखना हो, ऐसा कुछ लिखा है नहीं, लेकिन एक्चुअल में यही होना है इसमें। तो ऊपर 0 5 सत्ते 35 हो गया, 18 पंजे 90, 90 और 3 93 हो गया, यानी कि हम क्या करते 93 50 में हम भाग कर देते 69 से, यानी कि एक बार जाएगा, यानी कि 69 दो हो गया, यानी कि ये दो ऑप्शन चले गए। तो 13 से 9 गया तो 4, 8 से 6 गया 2, उतारा लेंगे 5 का। अब ऑप्शन में 5 बड़ा है तो 5 करेंगे, 5 छक्का 30 जो कि 24 से बड़ा है, हटा दो, आंसर आ गया 136। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज समझ में आएगी तो किस तरीके से सवाल वो पूछ सकता है, ऐसा नहीं वो लिखेगा तभी, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपए था, ठीक है, वह परिवार के खर्च ई पर कर टी दान सी खर्च करता है और बाकी उसकी बचत थी। ई आय पर 60% तथा टी ई का 20% और सी टी का 15% था। जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई तो उसने ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखा, लेकिन टी ई का 30% हो जाता है और सी टी का 20% हो जाता है, दोनों बचत के बीच अंतर कितना होगा। अब यहाँ पर देखो हमने मान लिया पहले आय 100 थी, ठीक है, ऑल ओवर कितना 140, यानी कि 40% की वृद्धि हुई तो हमने 40 बढ़ा लिया। कह रहा था परिवार के खर्च ई कर टी, वो तो छोड़ दो उसको, कह रहा था बाकी इसकी बचत थी। ई आय पर 60% था, यानी कि ई जो भी था वो आय का 60% का मतलब 100 का 60% हो गया, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा था कि टी ई का 20% है, यानी कि टी जो है वो ई का, ई पूरा कितना था ये था 20% है, यानी कि 20% लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब यहाँ पर करेंगे सी टी का 15% है, यानी कि टी का सी यानी कि 100 गुणे में 60, ये लिख रहे हैं डिटेल में इसलिए क्योंकि आगे आपको बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। ये कितना हो गया इसका 15%, यानी कि 15 बटे में 100 हो गया, बात समझ गए हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं 100 बटे में 60, यानी कि 100 गुणे में 60 बटे में 100, ये पूरा हमने कॉमन ले लिया तो ये तो 1 हो गया। यहाँ पर ये भी कॉमन बाहर चला गया, ये कितना हो गया प्लस में 1 बटे में 5 हो गया। भाई यही वाला टर्म तो बचा होगा, बाकी तो कॉमन हो गया। यहाँ से देखो ये वाला टर्म तो बाहर निकल चुका होगा, बचा कितना ये, यानी कि 20 पंजे 100 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, यानी कि 3 बटे में 100 हो गया। यहाँ पर बात समझ गए होगे सभी लोग। तो यहाँ से ये 0 से 0 चला गया, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम 100 हो गया, यानी कि 100 प्लस का 20 प्लस का 3, यानी कि 123 बटे में 100 और इंटू में 60 हो गया। 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे तो 6 तियां 18 हो गया, 12 छंग 72 हो गया, 72 1 73 हो गया, यानी कि 73.8 यहाँ पर आया। अब इसी तरीके से दूसरी कंडीशन में हम करेंगे, ठीक है। अब आपको देखो कैलकुलेशन में अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे इस सवाल में तो ये सारा चीज आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो अगर प्रैक्टिस होगी तो। अब देखो दूसरी कंडीशन में क्या हुआ 140 था, कह रहा था कि ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखा है, यानी कि ई जो आया वो सेम रहा, 140 का 60% ऊपर भी था
60% यहाँ पर भी हो गया। बात समझ में आ गई। फिर देखो अब यहाँ से ई आ गया, हम यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। 140 60 बटे में 100, ये कॉमन ले लिया, ये 1 हो गया। अब ई की तो वही बात कह रहा था, टी ई का 30% है। 30% का मतलब क्या हो गया, 3 बटे में 10 हो गया। ये मान किसका हो गया, ये टी का मान हो गया। प्लस में भाई टी का परसेंटेज देखो, ये वाला तो यहाँ लिखा रहा था ना, इसी तरीके से 3 बटे में 10 लिख देंगे। इनटू में अगला कितना हो गया, 20%। 20% मतलब 1 बटे में 5। ये डायरेक्ट लिख लिया हमने। कैसे लिख लिया, क्योंकि ऊपर हमने समझ ली चीजें, इसलिए हमने डायरेक्ट नीचे लिख लिया। भाई देखो ये वाला जो टर्म आया था, ये तो यहाँ पर भी रह गया था, उसी तरीके से ये वाला टर्म यहाँ पर भी रह जाएगा। अब ये आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा 2 से 3 बार, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, एलसीएम ले लिया तो 50 हो गया, इधर 50 प्लस का 15, इधर प्लस का 3 हो गया। 50 60 68, 68 बटे में 50 हो गया। और ये 0 से 0 चले गए, और इधर हो जाएगा 14 छंग 84। ठीक है, या तो ना गुणा करके तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 14 छंग 84 रहने दो, क्योंकि इतना बड़ा टेबल तो याद नहीं है। और फिर डायरेक्ट मैं तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो करके भी दिखा दूंगा। 4 अट्ठे 32 हो गया, हाथ से लगा 3 हो गया, फिर 4 छंग 24, 8 64। 64 में अगर 24 जोड़ेंगे तो 68, 68 में 10 जोड़ा, 68 में 10 78, और 10 88, और 3 81 हो 91 हो गया, हाथ से लगा 9 हो गया। फिर 8 छंग 48, 48 में 9 8 17, यानी कि 57 बटे में 50 हो जाएगा। तो इधर करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 चौको 20 हो गया। फिर से क्या बचा, 1 5 दूनी 10, 5 चौको 20 हो गया, यानी कि 114.24 हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब ये दोनों कंडीशन में क्या निकल के आया, एक्सपेंडिचर निकल के आया। बात समझे ना, ये भी देखो, ये फर्स्ट कंडीशन का एक्सपेंडिचर है, ये सेकंड कंडीशन का। हमें चाहिए क्या, हमें सेविंग का अंतर चाहिए, यानी कि दोनों कंडीशन में सेविंग का। तो यानी कि 100 में से अगर हम करेंगे 73.8, 100 से पूरा हम 72 घटा देते हैं, भाई सॉरी 74 घटा देते हैं, तो हमारे पास 26 बचेगा, 26.2 आ गया। दूसरी कंडीशन में 140 माइनस का 114.24 हमें घटाना है। तो यहाँ पर 10 से 4 गया 6, 9 से 2 गया 7, 9 से 4 गया तो 5, यानी कि 25.76 आ गया। और इनका डिफरेंस 10 से 6 गया तो 4 हो गया, इधर बचा क्या 1, यानी कि 11 से 7 गया 4, यानी कि 0.44 आ गया। लेकिन जो हमने माना था उसका मान क्या था भाई, हमने तो 100 मान लिया, लेकिन क्वेश्चन में कितना माना था भाई, 50,000, यानी कि 100 बराबर में दिया था 50,000 और निकालना था 0.44, यानी कि ये 2 चले गए, 2 इससे चले जाएंगे, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 22, यानी कि 220 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप खुद से करना बना के, तब आपको पता लगेगा कितना कैलकुलेटिव सवाल है। ठीक है, फिर इसी तरीके से प्रैक्टिस जब बार बार करोगे ना, आपका बहुत छोटा सवाल हो जाएगा। और काफी ये लेंदी सवाल है, ऐसा नहीं है कि आसान है, कैलकुलेटिव सवाल है। अगला सवाल, 124 रुपए का कितना परसेंट इतने रुपए है। 124 का कितना परसेंट इतने रुपए, 49.60। अच्छा, ये यहाँ पर 100 कर लो तो ये दोनों जीरो चले गए, x बराबर क्या आ गया 4960 अपान में 124 आ गया। तो ये पूरा पूरा आपको दिख रहा होगा, 4 बार आंसर आ गया। अगला सवाल, चीनी की कीमत में 17% की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति अपने व्यय में केवल 7% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपने उपभोग कितने परसेंट कम करना चाहिए। अब देखो ये एक बार कर चुके हैं, अब दूसरी बार बहुत आसान हो गया, 117 हो गया, लेकिन वो एक्चुअल में 107 करना चाहता, कितनी कमी करनी पड़ेगी, 0 हो गया, यानी कि 10 की कमी किस पर, 117 में गुणा कर देंगे 100। ठीक है, अब यहाँ पर 117 से काटने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर 117,000 हो गया। कोई ऑप्शन पकड़ो, सबसे पहले सबसे बड़ा क्या लिखा, सभी में 8 लिखा है, तो फटाफट 8 का गुणा कर देते हैं। 8 सत्ते 56 हो गया, 8 एकम 8 5 13 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, यानी कि 10 से 6 गया 4, 9 से 3 गया 6, 9 से 9 गया 64 आ गया। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 7 लिखा है, यानी कि 11 सत्ते 77, 64 से बड़ा हो जाएगा, हटा दो। 6 से करेंगे, 11 छक्के 66 भी बढ़ाता है, यानी कि 5 को पकड़ते हैं, 5 पकड़ा, 5 सत्ते 35, हाथ से लगा 3 हो गया, 11 पन्ना 55 और 3 58, 10 से 5 गया 5 हो गया, और 13 से 8 गया तो 5 बच गया, यानी कि 55 आ गया। बस 117 से छोटा है, आंसर लगा दो। अगला सवाल, चलिए फिर आज हम केवल 20 क्वेश्चन ही रखते हैं। ठीक है, वैसे टारगेट ये है डेली की 25 क्वेश्चन के आपको वीडियो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप डेली 60 से या 75 क्वेश्चन करें। रीजन ये है कि अगर आप
अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से कर रखे हैं तो आप 25 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर इनको कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपने एक भी बार पीवाईक्यू अच्छे से नहीं किए हैं तो आपको प्रॉपर वीडियो देखनी है, प्रॉपर इन द सेंस जो भी पीवाईक्यू वाली हैं खुद से करना चाहते हैं आप खुद से कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बेस्ट क्वेश्चन करके बैठ गए इजी वाले छोड़ के, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा भाई। आप एक चीज समझ लो, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है कि 2 क्वेश्चन नए आने उन पे आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम तभी दे पाएंगे जो इजी क्वेश्चन आते हैं उनको आप जल्दी से खत्म करें। मैं जैसे सोल्यूशन करा रहा हूं उस सोल्यूशन से आपको नहीं चलना है, आपको सीखना है। उसके अलावा आपको स्टेप्स कटिंग जरूर करनी है। अगर आप स्टेप्स कटिंग नहीं करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन का पार्ट होता है स्टेप्स कटिंग, तो आपको इस हिसाब से करना है। ठीक है, मेरा मानना ये, आप अगर सीरीज कंटिन्यू करते हैं और बहुत लंबे जाने वाले, भाई 2 से 2,500 क्वेश्चन होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आसानी से हो जाएगा, तो कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी मुझे पता है सब लोग तो रह नहीं पाएंगे, जो भी रहेंगे वो प्रॉपर वीडियो देखना और डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो 991929 पर आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट डीएम करेंगे। आप ग्रुप में भेज देते हैं फिर वो ध्यान नहीं रहता है। आप अगर मुझे मैसेज डायरेक्ट करेंगे तो वो याद रहता है। मैं उसको सीन ही नहीं करता हूँ, मैं सीन तभी करता हूँ जब मैं बैठ के टाइम हो, या फिर सीन करूंगा तो मैं उसको, मैं एक स्टार मार्क करके चीज होती है ना, स्टार मार्क कर देता हूँ, जिससे क्या होता है स्ट्रेट लिखा आता है, जिससे क्या होता है रिमाइंडर बन जाता है कि इसको, इस मैसेज को मुझे बार बार देखना है, मतलब दोबारा देख के इस पर रिप्लाई करना है। तो ये एक चीज ध्यान रखना, आप डायरेक्ट डीएम करेंगे ना कि ग्रुप में भेजेंगे। व्हाट्सएप चलता नहीं इस नंबर से, तो आप ट्राई भी ना करें, आप इसी पर मैसेज करें। ठीक है, बाकी कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, अगर सजेशन बताइएगा और क्या क्या मतलब इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो आप सब बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।